एक छोटे से गांव में हर सुबह पक्षियों की मधुर आवाज और खेतों की हरियाली लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आती थी। गांव के लोग भले ही अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और आपसी प्रेम उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। इसी गांव में रहने वाला एक परिवार पूरे इलाके में अपनी सादगी और नेक दिल स्वभाव के लिए जाना जाता था। परिवार के मुखिया हरिदास मेहनती किसान थे। उनकी पत्नी ललिता शांत, दयालु और पूरे परिवार की ताकत थी। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा विवेक, जो उम्र से छोटा लेकिन सोच से बहुत बड़ा था, और छोटा बेटा निखिल, जिसकी मासूम मुस्कान पूरे घर को खुशियों से भर देती थी। हरिदास हमेशा अपने बेटों से कहा करते थे, बेटा, खेत इंसान को रोटी दे सकते हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके संस्कार और ईमानदारी से होती है। विवेक हर बात ध्यान से सुनता, जबकि निखिल हर समय खेल-कूद और शरारतों में लगा रहता। एक सुबह निखिल दौड़ता हुआ आया। भैया, जल्दी चलो, तालाब के किनारे वाले पेड़ पर बहुत सारे तोते आए हैं। पहले गायों को चारा डाल देते हैं, फिर साथ चलेंगे। आपको तो बस काम ही काम दिखाई देता है। दोनों भाई हंसते हुए अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद हरिदास खेत से लौटे। अरे, मेरे दोनों शेर कहाँ हो? निखिल दौड़कर अपने पिता के पास गया। पिताजी, आज मैंने अकेले ही बछड़े को पानी पिलाया। शाबाश! जो बच्चा छोटी जिम्मेदारी निभाना सीख जाता है, वही बड़ा होकर बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाता है। तभी ललिता रसोई से बाहर आईं। सब हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। चारों लोग बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते खाते निखिल ने पूछा, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? अगर परिवार का विश्वास बना रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन उसी समय घर के बाहर खड़ा एक आदमी सब कुछ देख रहा था। वह था हरिदास का बड़ा भाई जगत सिंह। उसकी नजर बार बार घर के सामने फैले उपजाऊ खेतों पर जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, किस्मत देखो, सारी अच्छी जमीन हरिदास के हिस्से में आ गई। शाम को वह अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी सरोज ने पूछा, इतने परेशान क्यों हो? हरिदास की जमीन हर साल सोना उगलती है। गांव वाले उसकी इज्जत करते नहीं थकते। दूसरों की खुशियों से जलने से कभी सुख नहीं मिलता। जगत सिंह की आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। मुझे उसकी खुशी नहीं, उसकी जमीन चाहिए। सरोज घबरा गई। वो तुम्हारा छोटा भाई है। दुनिया में रिश्तों से ज्यादा ताकत दौलत की होती है। अगले दिन हरिदास और ललिता को पास के कस्बे में बीज और खेती का सामान लेने जाना था। जाने से पहले हरिदास ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जब तक हम लौटें, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। जी पिताजी, मैं ध्यान रखूं। माँ, मेरे लिए गुड़ की जलेबी लाना मत भूलना। जरूर लाऊंगी बेटा। बाय बाय मम्मी पापा, जल्दी आना। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर कस्बे की ओर निकल गए। घर पर विवेक और निखिल रोज की तरह अपने काम में लग गए। दोपहर होने ही वाली थी कि गांव का एक युवक उनके पास पहुंचा। विवेक, जल्दी चलो, सड़क पर तुम्हारे माता पिता की बैलगाड़ी से भयानक हादसा हो गया है। यह सुनते ही विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना कुछ कहे विवेक और निखिल पूरी ताकत से सड़क की ओर दौड़ पड़ा। गांव के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। मुखिया, वैद्य और कई ग्रामीण वहां खड़े थे। विवेक भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर माता पिता पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निखिल मासूमियत से बोला, भैया, माँ क्यों नहीं उठ रही? पिताजी को क्या हुआ? मुखिया ने भारी मन से दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरे पास आओ। ये भगवान की यही इच्छा थी
तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ उठो ना, मैं जलेबी भी नहीं मांगूंगा। उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं। विवेक ने अपने आंसू रोकते हुए छोटे भाई को सीने से लगा लिया। उसने मन ही मन एक वचन लिया, अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मैं अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी समय भीड़ के पीछे खड़ा जगत सिंह बाहर से दुखी होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। उसे विश्वास था कि अब उन दोनों मासूम बच्चों को अपनी चाल में फंसाना पहले से कहीं आसान होगा। और यहीं से शुरू होने वाली थी दो अनाथ भाइयों की वह संघर्ष भरी यात्रा, जो एक दिन पूरे गांव की सोच बदलने वाली थी। माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद पूरे सूर्यमठ गांव में शोक का माहौल था। हर किसी की आंखें नम थीं। गांव के लोग उन दोनों मासूम भाइयों को देखकर यही सोच रहे थे कि इतनी कम उम्र में भगवान ने उन पर इतना बड़ा दुख क्यों डाल दिया। पंचायत के मुखिया ने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर फैसला किया, जब तक दोनों बच्चे बड़े नहीं हो जाते, वे अपने चाचा जगत सिंह के घर रहेंगे। अगले दिन विवेक और निखिल अपने छोटे से संदूक, कुछ कपड़ों और माता पिता की एक पुरानी तस्वीर के साथ जगत सिंह के घर पहुंच गए। जगत सिंह ने बनावटी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आओ बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। डरना मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। निखिल को पहली बार थोड़ा सुकून मिला, लेकिन विवेक ने अपने चाचा की आंखों में वह अपनापन नहीं देखा जिसकी उसे उम्मीद थी। उस रात सब लोग खाना खाकर सो गए। आधी रात को विवेक की नींद खुली। उसे आंगन से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। वह चुपचाप दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर जगत सिंह और सरोज बात कर रहे थे। अब दोनों बच्चे मेरे घर में हैं। बस कुछ दिन और, फिर उनकी जमीन भी मेरी हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो? वो बच्चे पहले ही अपने माँ बाप को खो चुके हैं। मुझे उनकी चिंता नहीं है। 5 एकड़ उपजाऊ जमीन की कीमत जानती हो? अगर वो मेरे नाम हो गई तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन गांव वालों को पता चल गया तो? उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने सब सोच लिया है। यह सुनते ही विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसके चाचा उन्हें सहारा नहीं, बल्कि उनकी जमीन चाहते हैं। वह चुपचाप वापस कमरे में आया। निखिल जाग गया। भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अब हमें बहुत संभल कर रहना होगा। समय आने पर सब बता दूंगा। अगली सुबह जगत सिंह ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। विवेक, आज से खेत का सारा काम तुम करोगे। लेकिन ताऊ जी, मेरी पढ़ाई? अब पढ़ाई से ज्यादा जरूरी काम है। पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। अब मैं कहूंगा वही होगा। विवेक चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि अभी विरोध करने का समय नहीं है। भैया, आज स्कूल नहीं जाएंगे? जाएंगे, लेकिन पहले काम पूरा कर लेते हैं। दोनों खेत चले जाते हैं। उसी दोपहर वह गांव के लेखाकार और एक दस्तावेज लिखने वाले आदमी से मिलने गया। मुझे अपने भाई की जमीन अपने नाम करवानी है। जमीन कानूनी रूप से बच्चों की है। जब तक वे बड़े नहीं हो जाते, कोई उसे अपने नाम नहीं कर सकता। जगत सिंह ने धीरे से रुपयों से भरा एक थैला मेज पर रख दिया। अगर कोई दूसरा रास्ता निकल आए तो? दोनों आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगर बच्चों से किसी कागज पर हस्ताक्षर करवा दिए जाएं, तो आगे का रास्ता आसान हो सकता है। हस्ताक्षर करवाना मेरा काम है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी सारी बातें सुन चुका था। वह था गोपाल काका, हरिदास का सबसे करीबी मित्र। गोपाल काका के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जगत, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। अगर मैंने समय रहते कुछ नहीं किया तो हरिदास की
आखिरी निशानी भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने उसी समय फैसला कर लिया कि अब वे हर हाल में दोनों भाइयों की मदद करेंगे। उधर शाम को विवेक और निखिल खेत से लौट रहे थे। दोनों बहुत थक चुके थे। भैया, क्या अब हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? नहीं, चाहे जितनी मुश्किलें आएं, हम हार नहीं मानेंगे। पिताजी ने हमें ईमानदारी सिखाई है। हम अपना हक लेकर रहेंगे। उसी समय दूर खड़ा गोपाल काका दोनों भाइयों को देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हरिदास, चिंता मत करना। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन जगत सिंह ने भी अपनी अगली चाल चलने की पूरी तैयारी कर ली थी और उसे पूरा विश्वास था कि अगली बार दोनों मासूम भाई उसके जाल से बच नहीं पाएंगे।